आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय के पन्नों को पलटने वाले हैं जो अक्सर हमारे समाज के इतने शोर शराबे में कहीं दबकर रह जाता है। बिल्कुल। और सच कहूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत कम बात होती है। हाँ, तो आज हमारे सामने जो रिसर्च पेपर्स और मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, उनका जो मुख्य विषय है वो है भारतीय पुरुषों का छिपा हुआ अकेलापन। जी। और ये नोट्स बहुत ही दिलचस्प समाजशास्त्रीय डेटा के साथ आते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि समाज पुरुषों से एक खास तरह की मजबूती की उम्मीद करता है, लेकिन इन अध्ययनों में जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक डेटा दिया गया है, वो इस बात की पूरी परतें खोल देता है कि ये जो मजबूती है, ये असल में किस कीमत पर आती है। सही बात है। और हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का मिशन भी यही है। मतलब हमें सिर्फ इस सतह को नहीं छूना है कि पुरुषों पर दबाव होता है। हाँ, वो तो सब कहते ही हैं। बिल्कुल। हमें इसके पीछे के विज्ञान और मनोविज्ञान को डिकोड करना है। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि जब एक इंसान को अपनी स्वाभाविक भावनाएं व्यक्त करने की जगह नहीं मिलती, तो उसका दिमाग और उसका शरीर उस खामोशी को कैसे प्रोसेस करता है। यानी वो अंदर ही अंदर कैसे रिएक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली। इन स्रोतों के जरिए हम उस मैकेनिज्म को समझेंगे कि कैसे बचपन की एक छोटी सी कंडीशनिंग दशकों बाद एक गहरे और साइलेंट क्राइसिस में बदल जाती है। और इसका हमारे परिवारों और समाज के पूरे ढांचे पर क्या असर पड़ता है। तो शुरुआत बिल्कुल जड़ से करते हैं। यानी उस उम्र से जब एक बच्चा दुनिया को समझना शुरू ही करता है। बचपन से। हाँ। हम सबने वो घिसा पिटा जुमला सुना है ना कि लड़के रोते नहीं। अरे बहुत बार हर घर में यही कहा जाता है। वही ना। लेकिन इन रिसर्च नोट्स में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम सिर्फ लड़कों को रोने से नहीं रोक रहे हैं, मतलब उनका पूरा इमोशनल वोकैबुलरी, उनका भावनाओं को व्यक्त करने का शब्दकोश ही छीन रहे हैं। बिल्कुल यही बात है। और यहीं पर मनोविज्ञान की एंट्री होती है। इन अध्ययनों में एक टर्म का बहुत जिक्र है, एलेक्सीथीमिया। एलेक्सीथीमिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें शब्दों में बयां करने में असमर्थ होना। जैसे जब एक 5 या 6 साल का लड़का गिरता है और रोता है, तो उसे सांत्वना देने के बजाय अक्सर ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। ये उसे कहा जाता है कि तुम तो बहादुर हो, मर्द बनो। हाँ। इसके विपरीत अगर एक बच्ची रोती है तो उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। अच्छा, मतलब लड़कियों को ये सिखाया जा रहा है कि अपनी भावनाओं को कैसे लेबल करना है, कि ये उदासी है, ये गुस्सा है या ये डर है। सही कहा। और लड़कों को सिर्फ एक ही प्रतिक्रिया सिखाई जा रही है, या तो खामोशी या फिर गुस्सा। तो बचपन के ये जो ताने हैं, ये लड़कों के दिमाग में गहराई तक बैठ जाते हैं कि अपनी भावनाएं छिपाना ही सेफ है। बिल्कुल। और इसका जो बायोलॉजिकल असर है वो बहुत गहरा होता है। जब बार बार एक बच्चे को अपनी भावनाएं दबाने के लिए कहा जाता है, तो उसका दिमाग भावनाओं को प्रोसेस करना ही बंद कर देता है। वो बस उन्हें एक डिब्बे में बंद करना सीख जाता है। हाँ, रिसर्च बताती है कि जो लड़के बचपन में अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, वो बड़े होकर जब किसी भावनात्मक संकट से गुजरते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि वे असल में क्या महसूस कर रहे हैं। उनके पास ये बताने के लिए शब्द ही नहीं होते हैं कि वो अंदर से टूट रहे हैं या डरे हुए हैं। और अगर हम इसके शारीरिक पहलू पर आएं, जो इन मेडिकल जर्नल्स में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, तो ये सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं रहता। शरीर पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। जब भावनाएं लगातार दबाई जाती हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन लगातार बढ़ता रहता है। और यही वो साइलेंट किलर है जिसके बारे में नोट्स में जिक्र है। जी। कॉर्टिसोल का स्तर सालों तक ज्यादा रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। मैंने उस समाजशास्त्रीय डेटा में देखा कि पुरुषों में 40 या 50 के दशक में जो अचानक हार्ट अटैक के मामले आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही दशकों पुराना दबा हुआ तनाव होता है। वे अपनी भावनाओं को वेंट आउट नहीं कर पाते और उनका शरीर बस उस दबाव को झेलते झेलते थक जाता है। वाकई ये एक बहुत ही अलग नजरिया है इसे देखने का। मतलब वो जो एक कठोर और मजबूत आवरण बाहर से दिखाई देता है, वो असल में अंदर चल रहे एक बड़े बायोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक डैमेज का पर्दा है। बहुत सही तरीके से समेटा आपने। अब इसी खामोशी को अगर हम एक वयस्क के जीवन में देखें, तो दोस्ती का पहलू बहुत दिलचस्प तरीके से उभर कर आता है। हम अक्सर देखते हैं कि पुरुषों के दोस्तों के बड़े बड़े ग्रुप होते हैं जो हर वीकेंड मिलते हैं। हाँ, और बाहर से देखने पर लगता है कि उनका सोशल सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन वो एक धोखा है।
एक तरह से हाँ, रिसर्च इस कंधे से कंधा मिलाने वाली दोस्ती और आमने सामने बैठकर बात करने वाली दोस्ती के बीच एक बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट करती है। मुझे इसमें दी गई एक ऑब्जर्वेशन बहुत मजेदार और सटीक लगी। हम अक्सर देखते हैं कि पुरुषों का एक ग्रुप किसी पुराने क्रिकेट मैच के आंकड़ों पर 3 घंटे तक लगातार बहस कर सकता है। या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर ज्ञान दे सकता है। बिल्कुल। लेकिन उन्हीं में से किसी एक को अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो बाकी दोस्तों को उसके डॉक्टर का नाम तक नहीं पता होता। ये बहुत ही आम बात है। वे साथ बैठकर मैच देख सकते हैं लेकिन अपनी असुरक्षाओं पर बात नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। अध्ययनों के अनुसार पुरुषों की दोस्ती अक्सर गतिविधियों या साझा रुचियों के इर्द गिर्द बुनी होती है। एक्टिविटीज के आसपास। हाँ, वे राजनीति, खेल या करियर पर बात करने में बहुत सहज होते हैं। लेकिन जब बात उनके अपने आंतरिक संघर्षों, उनके डर या उनकी असुरक्षाओं की आती है, जिसे हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं, जी, तो वहाँ एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि वे अपने सबसे करीबी दोस्तों के सामने भी अपनी कमजोरी या डर को खुलकर सामने नहीं रख पाते? क्या उन्हें जज किए जाने का डर होता है? बिल्कुल डर होता है। उनके दिमाग में ये बात गहराई तक बैठी होती है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई तो उनके दोस्तों के बीच उनकी वो अल्फा या प्रॉब्लम सॉल्वर इंसान की जो छवि है वो टूट जाएगी। वो जो एक मजबूत इंसान का टैग है वो हट जाएगा। हाँ, उनके पास एक सेफ स्पेस की बहुत कमी होती है। एक ऐसी जगह जहां वे बिना किसी फिल्टर के ये कह सकें कि मैं अपनी नौकरी को लेकर बहुत डरा हुआ हूँ। या अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और इसी वजह से वे भीड़ में रहकर भी एक गहरा अलगाव महसूस करते हैं। ये बहुत ही अजीब विरोधाभास है। आपके पास दोस्त हैं, फिर भी आप अकेले हैं। और जब हम इसी गतिशीलता को परिवार के ढांचे में देखते हैं तो स्थिति और भी गंभीर नजर आती है। परिवार का पहलू तो और भी ज्यादा जटिल है। हमारे नोट्स का अगला हिस्सा इसी पर है, परिवार की उम्मीदों और प्रोवाइडर की भूमिका पर। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो ये भूमिका शायद सबसे ज्यादा दबाव वाली है। ऐतिहासिक रूप से और आज भी एक पुरुष की उपयोगिता अक्सर इस बात से मापी जाती है कि वो अपने परिवार को कितनी वित्तीय सुरक्षा दे सकता है। उसे बस एक ह्यूमन एटीएम की तरह देखा जाता है, या एक ऐसी ढाल के रूप में जिसे हर स्थिति में मजबूत बने रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। परिवार में एक पुरुष से उम्मीद की जाती है कि वह बिना थके काम करे, बच्चों की फीस भरे, ईएमआई चुकाए और भविष्य के लिए निवेश करे, और कोई शिकायत भी ना करे। बिल्कुल। लेकिन शुरू में एक बहुत ही कड़वा सवाल उठाया गया है जो सीधे दिल पर चोट करता है। कौन सा सवाल? कि परिवार में कितने लोग असल में ये सवाल पूछते हैं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। ये बहुत गहरी बात है और सच्चाई ये है कि ये सवाल अक्सर पूछा ही नहीं जाता, क्योंकि परिवार भी उसी कंडीशनिंग का शिकार होता है। हाँ, परिवार को लगता है कि घर का मुखिया हमेशा ठीक ही होगा, उसे तो सब संभालना आता है, और अगर वो कभी अपनी परेशानी बताता भी है तो अक्सर उसे घबराहट या चिंता के रूप में देखा जाता है, जिससे परिवार का संतुलन बिगड़ने लगता है। बिल्कुल। परिवार डर जाता है कि अगर यही टूट गया तो हमारा क्या होगा। यानी अगर वो इंसान अपनी कमजोरी दिखाता है तो पूरे घर में पैनिक फैल जाता है, और इसी डर से वो अपनी परेशानियों को खुद तक ही सीमित रखना बेहतर समझता है। और इसी असंतुलन के बारे में हमारे स्रोत विस्तार से बात कर रहे हैं। जिम्मेदारियों और उम्मीदों का जो पहाड़ है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जब उसे खुद इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है तो वहां कोई स्पष्ट रास्ता नहीं होता। इसे ही मनोविज्ञान में साइलेंट स्ट्रेस कहा जाता है। ये एक ऐसा तनाव है जिसका कोई आउटलेट नहीं है, कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं। हाँ। जब एक इंसान को लगता है कि उसकी अहमियत सिर्फ उसकी कमाई या उसकी उपयोगिता तक सीमित है तो वो एक गहरे संकट में घिर जाता है। चली जाए या वो आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाए तो वो सिर्फ पैसे नहीं खोता, वो समाज और परिवार में अपनी पूरी पहचान खो देता है। अपनी वैल्यू खोने के डर से जूझने लगता है, और ये डर उसे और भी ज्यादा खामोश कर देता है। वो अपनी चिंताओं को अंदर ही अंदर पीता रहता है। और आज के समय में इस पहले से ही उलझी हुई स्थिति में एक नया और बहुत बड़ा फैक्टर जुड़ गया है। आप आधुनिक जीवन शैली की बात कर रहे हैं? हाँ, आधुनिक जीवन शैली और सोशल मीडिया का हसल कल्चर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर इन अध्ययनों ने प्रकाश डाला है। पहले के समय में जो दबाव केवल आस पड़ोस या रिश्तेदारों तक सीमित था, वो अब ग्लोबल हो गया है। सोशल मीडिया ने सफलता और परफेक्ट लाइफ का एक ऐसा अवास्तविक पैमाना सेट कर दिया है जिसे छू पाना लगभग असंभव है।
आप लिंक्डइन खोलिए तो हर कोई नई नौकरी, प्रमोशन या फंडिंग की घोषणा कर रहा है। और इंस्टाग्राम खोलिए तो लोग बेहतरीन लोकेशंस पर छुट्टियां मना रहे हैं, महंगी गाड़ियां चला रहे हैं। हर जगह सिर्फ उपलब्धियों का एक अंतहीन शोर है। और यहीं पर वो अकेलापन और विरोधाभास सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। डिजिटल दुनिया में सफलता का दिखावा करना अब लगभग एक मजबूरी बन गया है। इस ग्राइंड कल्चर या हमेशा काम करते रहने और सफल दिखने की होड़ में भावनाओं के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि सोशल मीडिया असल में पुरुषों के लिए वल्नरेबिलिटी को और भी ज्यादा पेनलाइज करता है। यानी उसे एक अपराध की तरह देखा जाता है। हाँ, अगर कोई इंसान अपनी असफलता या अपने संघर्ष के बारे में ऑनलाइन बात करता है तो उसे अक्सर कमजोर या असफल मान लिया जाता है। बिल्कुल, इसलिए वो एक ऐसा डिजिटल मुखौटा पहन लेते हैं जो हमेशा मुस्कुराता हुआ, आत्मविश्वासी और सफल दिखता है। लेकिन स्क्रीन के पीछे की सच्चाई कुछ और ही होती है। सच्चाई ये होती है कि वो पूरी तरह से बर्नआउट का शिकार हो रहे होते हैं। वे सारा दिन दुनिया को अपनी सफलता साबित करने में लगा देते हैं। और रात को जब अकेले होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इस पूरी दौड़ में वे खुद से ही कितने दूर हो गए हैं। ये एक बहुत ही थका देने वाली परफॉर्मेंस है, लगातार ये साबित करना कि मैं मजबूत हूँ, मैं सफल हूँ। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? यही सबसे जरूरी हिस्सा है इस चर्चा का। अगर हम इन तमाम मनोवैज्ञानिक अध्ययनों और समाजशास्त्रीय रिसर्च के निष्कर्षों की ओर बढ़ें तो एक बहुत ही स्पष्ट समाधान उभर कर आता है। ताकत की नई परिभाषा गढ़ना। बिल्कुल, ताकत को फिर से परिभाषित करना। यही पूरे बदलाव की कुंजी है। सदियों से हमने एक बहुत ही कठोर और भंगुर प्रकार की मजबूती को प्रमोट किया है। एक ऐसा पेड़ जो तूफान में झुकता नहीं है बल्कि सीधा खड़ा रहता है, लेकिन अंततः टूट जाता है। बहुत खूबसूरत एनालॉजी है। अब समय आ गया है कि हम इसे लचीली मजबूती में बदलें। रिसर्च में जो लचीलेपन की बात की गई है उसका सीधा सा मतलब ये है कि सच्ची ताकत अपनी भावनाओं को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ डील करने में है। एकदम सही। इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है। ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं इस समय तनाव में हूँ या मुझे मदद की जरूरत है, इसके लिए असल में बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। जब एक इंसान अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करता है तो वो असल में अपने अंदर के उस तनाव को रिलीज कर रहा होता है जो उसे अंदर से खत्म कर रहा था। और ये बात सिर्फ उस व्यक्ति तक ही सीमित नहीं रहती। उसका प्रभाव आसपास भी पड़ता है। हाँ, जब कोई अपनी कमजोरी या अपने डर को स्वीकार करता है तो वो अपने आसपास के लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देता है, एक सेफ स्पेस क्रिएट करता है। ये वो बदलाव है जिसकी आज हमारे समाज को सख्त जरूरत है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को एक साथ रखें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि भारतीय पुरुषों का ये छिपा हुआ अकेलापन कोई व्यक्तिगत विफलता नहीं है। ये एक व्यवस्थित और सामाजिक समस्या है, सिस्टम का फेलियर है। हमने पुरुषों को एक ऐसे ढांचे में फिट कर दिया है जहां उनका काम सिर्फ प्रोवाइड करना और समस्याओं को सुलझाना है। लेकिन एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि हर इंसान को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक बिना जजमेंट वाले सेफ स्पेस की जरूरत होती है। इन नोट्स में एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली पंक्ति है जो इस पूरे विषय को बहुत खूबसूरती से समेट लेती है। उसमें लिखा है, मजबूत वही इंसान होता है जो अपने दिल की आवाज सुन सकता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिना किसी शक के ये हमें याद दिलाता है कि इंसान होना मशीनों की तरह काम करना नहीं है। भावनाएं होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि हमारे जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा सवाल उभरता है जिस पर गहरे विचार की आवश्यकता है। ये सवाल आज की हमारी बातचीत से ही निकला है, लेकिन ये हमें भविष्य की एक अलग ही तस्वीर दिखाता है। एक बहुत ही जरूरी सवाल है ये। विचार करने वाली बात यह है कि अगर आने वाली पीढ़ी के लड़कों को बचपन से ही ये सिखाया जाए कि उनकी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण और सम्मानजनक हैं जितनी कि उनकी जिम्मेदारियां, और उन्हें रोने या डरने पर ताने मारने के बजाय समझा जाए, तो सोचिए आने वाले समय में हमारा समाज, हमारी दोस्ती और हमारे परिवारों का पूरा ढांचा किस तरह से बदल जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई भी अंदर से अकेला नहीं होगा। इस विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इन अहम सवालों पर विचार करते रहिए।